हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स में आप दूसरा बुक पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपने पढ़ा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी समस्याएं आई थी, प्रॉब्लम आई थी बहुत सारी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि टोटल प्रोडक्शन हमारी कितनी हुई। समझे बच्चों? प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, और प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया आउटपुट पर हेक्टेयर। आउटपुट पर हेक्टेयर यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक हेक्टेयर में कितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया, ये तो हो गया हमारी प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्शन हो गया हमारी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कितना हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले की बात, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था उस टाइम हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बहुत कम होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जमींदारी सिस्टम चलता था। ये मैं आपको आने वाले अभी बताऊंगा वीडियो में पूरी बात कि इसमें हमारा जो था जमींदारी सिस्टम चलता था। जो जमींदार थे उन्होंने इंडियंस का बहुत ज़्यादा शोषण किया, बहुत ही ज़्यादा उन्हें परेशान करा, और जो भी उनसे फ़ायदा हो गया उससे अपना ही पेटा भरा। कहने का मतलब ये है कि अपना ही फ़ायदा करा उन्होंने, उन्हें कुछ भी नहीं दिया। तो इसमें पहला पॉइंट में बच्चों ये मैंने आपको समझाया कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चों? और जो हमारा ये था बहुत, ये तो बता दें मैंने आपको, एक्सट्रीम लो था दोनों चीज़। दूसरा है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? ज़्यादा डिपेंड थे में अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चित, मतलब कोई भी काम करना वो अभी तक निश्चित ही नहीं होगा, नहीं होगा, या मुझे कन्फ्यूजन है कि वो काम होगा या नहीं होगा, कन्फ्यूजन सा हो रहा थोड़ा सा। तो अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया, इस अनसर्टेनिटी मतलब हो गया कि क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स। जो क्रॉप्स, जो फसलें हमने प्रोड्यूस करी, जो फसलें हमने प्रोड्यूस करी वो किस लिए करी? केवल और केवल बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए। जो फसलें उगाई गई हमारे से वो केवल और केवल बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए फसलें प्रोड्यूस करवाई गई हमारे से। और लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन मार्केट। लिटिल सरप्लस का मतलब हो गया बच्चों कि बहुत ही कम सरप्लस हमारे पास बचता था, बहुत ही कम सरप्लस हमारे पास बचता था जिससे कि आगे हम वर्क कर सकते हैं। हम आगे वर्क करने के लिए बहुत ही कम हमारे पास सरप्लस बचता था। तो ये भी बहुत ज़्यादा चिंता का कारण था हमारी इकोनॉमी के अंदर कि भाई एक तो हमारे पास प्रोडक्शन ही बहुत कम है, एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे ही खराब होता जा रहा, दूसरा प्रोडक्शन भी हमारी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही, तीसरा कुछ बच भी नहीं रहा हमारे पास। भाई अगर प्रोडक्शन भी थोड़ी कम हो रही तो मार्केट में मतलब जो भी हमारे पास हमने प्रोड्यूस करा उसे मार्केट में सेल करके जब भी फायदा हो सकता है, लेकिन जो भी हमने प्रोड्यूस करा उसमें से आधे से ज़्यादा हिस्सा तो ब्रिटिशर्स ने ले लिया, बचा ही क्या हमारे पास? क्या कर लेंगे उस कम प्रोडक्शन में? कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी समस्या थी बच्चों की हमारी इकोनॉमी के अंदर। इसके बाद है बच्चों ये सब्सटेंस फार्मिंग। सॉरी, आपका ये वाला टॉपिक छोड़ गया बच्चों, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। सॉरी, मैंने थर्ड वाला पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट है आपका हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ये जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इस थ्योरी को और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक को फॉलो करो बच्चों। इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1 के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ते टाइम वीडियो से जब आप पढ़ोगे इस टॉपिक को तो अपनी बुक को फॉलो करना। बुक में ये टॉपिक है, ये सर ने पढ़ाया, ये टॉपिक है पढ़ाया, तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है? तो दूसरा पॉइंट है इसका हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि ज़्यादा हम डिपेंड, अच्छा सॉरी ये तो हो गया हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी में, ये था मैंने ये वाला पढ़ दिया। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी में था एक्सेसिव डिपेंड अपॉन रेनफॉल, हम ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल के ऊपर डिपेंड हैं। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनिश्चित है, अनिश्चित में हम ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल पे डिपेंड हैं। अगर रेनफॉल होगी तो ही मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा, रेनफॉल नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा। तो डिपेंड हूँ मैं किसके ऊपर बच्चों? प्रोडक्शन के ऊपर। आज के समय में तो जब भी मुझे पानी की आवश्यकता होगी तो मैं जो है ट्यूबवेल चला लूँगा खेतों में, घर में आवश्यकता है तो मोटर पंप चला लूँगा। लेकिन पहले ऐसा कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी साधन नहीं था, मीन्स ऑफ इरिगेशन विल भी लो था ही नहीं उस टाइम, मीन्स ऑफ इरिगेशन कुछ भी नहीं था। तो हम जो है बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल पे डिपेंड थे, बारिश होगी तो ये काम होगा, तो अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो हाई डिपेंड ऑन रेनफॉल, जब ज़्यादा डिपेंड हो गए रेनफॉल पे तो अच्छी रेनफॉल होगी तो अच्छा आउटपुट होगा, बेकार रेनफॉल होगी तो बेकार आउटपुट होगा, ऑब्वियसली बात है।
इसके बाद है आपका गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ सॉइल एंड टाइलर ऑफ सॉइल। गल्फ बिटवीन मतलब बच्चों कि बहुत ज़्यादा दूरी बन गई थी, ओनर ऑफ द सॉइल और टाइलर ऑफ द सॉइल में दूरी बननी स्टार्ट होगी। जब ओनर ऑफ सॉइल और टाइलर ऑफ द सॉइल के बीच में दूरी बननी स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी। कैसी समस्या आ जाएगी? रिच गेट्स रिच एंड पुअर गेट्स पुअर। अमीर हो जाएंगे और गरीब हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है इकोनॉमी में। हम तो इनइक्वलिटी खत्म करना चाह रहे हैं, ये इनइक्वलिटी बढ़ाना चाह रहे थे उस टाइम। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दूरी बन गई थी बच्चों की, जो हमारे जमींदार थे और जो लेबर काम करती थी, जमींदार और लेबर के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़नी स्टार्ट हो गई थी उस टाइम। ये भी बहुत बड़ी चिंता का कारण था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप इसमें ही आप पढ़ोगे ओनर शेयर द आउटपुट। ओनर ही उस आउटपुट को शेयर करते थे, यानी कि ओनर जो भी आउटपुट बनाया लेबर्स ने, उस आउटपुट से जो फायदा होगा उसका अधिक मात्रा में प्रयोग जो है जमींदार करते थे। ठीक है बच्चों, इंटरेस्टिंग इन मैक्सिमाइजिंग द रेंटल इनकम। किस चीज़ में इंटरेस्टिंग थे वे? रेंटल इनकम में इंटरेस्टिंग थे। मतलब ये है कि कोई भी लेबर आई, लेबर को जो है फसल उगवानी, ज़मीन नहीं उसके पास, जमींदारों ने कहा कि आप हमारे यहाँ पे आके खेती कर सकते हो लेकिन रेंट देना पड़ेगा। तो वे रेंट पर्टिकुलर नहीं बांधते थे। मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग वे करते थे जितना आपने प्रोडक्शन करी उसका 60% मेरा होगा। ज़मीन आपकी, ज़मीन पर आप काम कर सकते हो, ज़मीन पर काम करने के बाद जो भी इससे प्रोडक्शन होगा 60% मेरा होगा। इस तरह की बात कुछ करी उन्होंने। तो मतलब क्या है कि जो अब रेंटल इनकम मतलब ये है कि जब जो भी फ़ायदा हुआ एज ए रेंट उनसे हड़प लो। कुल मिला के उनसे शोषण करना था, कुल मिला के ब्रिटिशर्स को शोषण करना था इंडियंस का, लेबर्स का। तो उन्होंने तो हड़पना था, किसी भी कारण से हड़पना था पैसा। तो रेंटल इनकम, कैसे रेंटल इनकम उन्होंने पैसा गेट कर लिया, ये भी सब समस्या है। इसके बाद बच्चों स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब क्या हो गया? वन पीस हियर एंड वन पीस देयर। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, एक तो छोटा मात्रा में, और फ्रेगमेंटेड मतलब होता है फैली हुई। फैली हुई से मतलब हो गया बच्चों कि एक जमीन का टुकड़ा शाहपुर में है, एक जमीन का टुकड़ा मुजफ्फरनगर में है, एक जमीन का टुकड़ा शामली में है, एक जमीन आपकी थोड़ी सी बढ़ा में पड़ी। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर सारी ज़मीन एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो कुछ आउटपुट अच्छा सा बन जाता। अब पर्टिकुलर ज़मीन स्मॉल लैंड होल्डिंग, स्मॉल लैंड पे मैं किस तरह से फार्मर खेती करेगा? अगर ज़मीन मेरी सारी एक जगह मिल जाती तो अच्छी हो जाती प्रोडक्शन, लेकिन ज़मीन जगह जगह है तो कहाँ से कर पाऊँगा प्रोडक्शन? अगर मैं प्रोडक्शन कर भी लिया तो यहाँ से वहाँ जाने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी कि जो है थी हमारे पास ज़मीन भी बहुत ज़्यादा बटी हुई थी, छोटी छोटी ज़मीन कई टुकड़ों में बटी हुई थी। इसलिए मैंने लिखा वन पीस हियर एंड वन पीस देयर। एक पीस यहाँ एक पीस वहाँ, तो फ़ायदा क्या, कुछ नहीं कर सकते हम तो फार्मर्स के ऊपर और लेबर्स के ऊपर, इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा समस्या आई जब हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ 1947 से। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है बच्चों, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि जो जमींदार थे उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलाया बच्चों। जो जमींदार थे उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलाया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी कि जो भी ज़मीन पे काम करते थे लेबर्स, उनसे अधिक मात्रा में रिवेन्यू वे गेट करते थे और उस रिवेन्यू का थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट को पे करते थे। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड के लिए, जो नेक्स्ट वीडियो में है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज यानी कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो सिस्टम जमींदारी सिस्टम, एज ए जमींदारी सिस्टम पॉपुलर था। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो एज ए जमींदारी सिस्टम फेमस हो गया था। मतलब जमींदार ने बहुत अच्छी तरह शोषण किया, सारा काम तो लेबर से करवा लिया, जमींदार ने सारा काम तो लेबर से करवा लिया, और जो भी वहाँ से फ़ायदा हुआ उसे अपनी लाइफ में यूज़ किया उस पैसे को। यानी कि क्या है, लेबर को तो 2 वक्त की रोटी का भी जो है नहीं हो पाता था उसका अरेंजमेंट, और जो जमींदार थे वो लग्जरी लाइफ जीते थे। देख लो कितना अंतर आ गया। मतलब एक जगह तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिली लेबर को, दूसरी तरफ जो जमींदार थे जिनकी जो ज़मीन थी जो हड़प रखी थी ज़बरदस्ती, उनकी ज़मीन नहीं थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश की ज़मीन नहीं थी, जो हड़प रखी थी ज़बरदस्ती, उस पर कब्जा करा अपना, और जो भी फ़ायदा हुआ उससे जो है अपना बेनिफिट करा, उससे जो है अपना बेनिफिट करा। दूसरी बात बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने करीब 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया।
और मैं आपको एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा कि आप जिसमें ब्रिटिशर्स हमारी इंडिया में किस तरह से आए, किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। और एक बात और बताऊंगा कि हमारा देश जो है पहले सोने की वो बताते थे, सोने की चिड़िया है हमारा देश। ठीक है बच्चों, थैंक यू।